हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, नम्स का एंट्री टेस्ट हो या पीएमडीसी का एंट्री टेस्ट हो, उसमें जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होती है वो एक जैसी है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको मिसगाइड करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि नम्स के लिए फ़ला एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, पीएमडीसी के लिए फ़ला एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। तो अपने आप को इतना कंफ्यूज मत करें, अपनी स्टडी को सिंपल बनाएं, अपने लिए टेंशन्स में इजाफा ना करें। एमसीक्यूज़ की यही प्रैक्टिस है थ्रू आउट वर्ल्ड, सिर्फ आपके नम्स और पीएमडीसी नहीं, दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपने टेस्ट देना हो, एमसीक्यूज़ की इसी तरीके से तैयारी होती है। एक स्टेटमेंट है, 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने एक को चूज़ करना होता है। हम जो एमसीक्यूज़ की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो सीरीज़ के ज़रिए, ये भी एक कोशिश है आपकी कॉन्सेप्ट और आपके जो एमसीक्यूज़ की अटेम्प्ट करने की सलाहियत है उसको बेहतर करने की। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखा करें, ज़रूर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंजाइम के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और दूसरी स्टेटमेंट है हायर एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प्स द मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद ग्रेटर रेट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, शायद दोनों गलत हैं, शायद दोनों सही हैं, या शायद एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। इसको हमने चेक करना है। अब कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मांगा गया है वो है एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी का एक ताल्लुक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा जाता है। कंसीडर कर लें आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तभी कोई प्रोडक्ट बनेगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, जिसका ये मतलब है कि अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है। बनाना चाहते हैं ये रिएक्टेंट्स लेकिन बना नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। जब तक रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है उनको एक्टिवेट करना मुश्किल होता है। जब तक ये रिएक्टेंट्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक ये एक ख़ास तरतीब में नहीं आएंगे, और जब तक ये ख़ास तरतीब में नहीं आएंगे तब तक ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, और जब तक ये कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक ख़ास तरतीब में होना चाहिए ताकि वो आपस में अच्छे तरीके से कोलाइड कर सकें, उनकी जो कोलिजन है वो अफेक्टिव हो, और अफेक्टिव कोलिजन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली आम तौर पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वो ख़ास तरतीब में मौजूद नहीं है। जब तक वो ख़ास तरतीब में नहीं होंगे तब तक वो आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे। उनकी कोलिजन्स अगर होंगी भी तो सही, वो इनफेक्टिव होंगी, वो प्रॉपर तरतीब में कोलिजन नहीं होगी। और जब तक प्रॉपर तरतीब में कोलिजन नहीं होगी, जब तक अफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, तब तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन को फास्टर प्रोसीड करवाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट किया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक ख़ास तरतीब में लाया जाए, प्रिसाइज ओरिएंटेशन में लाया जाए, ताकि वो आसानी से अफेक्टिव कोलिजन शो कर सकें। और जब वो अफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे तो ज़रूर प्रोडक्ट बनाएंगे और वो जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट्स, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, या आसान लफ्ज़ों में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन। ये अच्छी डेफिनेशन है कि वो एनर्जी जिसकी ज़रूरत है रिएक्टेंट्स को, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सही तरतीब में लाया जा सके। प्रिसाइज ओरिएंटेशन का मतलब अच्छी तरतीब। कौन सी तरतीब? सो दैट दे कैन कोलाइड, अफेक्टिव उनमें कोलिजन हो सके, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनाने के काबिल हो जाएं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कहलाता है कोलिजन थ्योरी। अब ये मिसाल दी हुई है कोलिजन थ्योरी में, NO और ओजोन का एक कोलिजन दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें अगर आप चेक करें तो ब्लू कलर में इसमें ऑक्सीजन को शो किया गया है और नाइट्रोजन को रेड फॉर्म में शो किया गया है।
यहाँ जो इनकी ओरिएंटेशन है ऊपर वाले हिस्से में, इसमें ये NO का मालिक्यूल हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है और जो ओजोन मालिक्यूल है वो वर्टिकली पड़ा हुआ है। इनकी ओरिएंटेशन आप चेक कर लें, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब इस पोजीशन में इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ये आपस में सही तरतीब में नहीं है, जिसकी वजह से जो इनकी कोलिजन होती है वो इनइफेक्टिव होती है। ये आपस में टकराते तो हैं लेकिन वो टकराव इनइफेक्टिव सा होता है, फालतू सा होता है। इनइफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ। NO की हालत में रहा, O3 की हालत में रहा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा, रिएक्टेंट उसी हालत में मौजूद है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। जो दूसरी एग्जांपल है उसमें आप चेक कर लें, NO की जो ओरिएंटेशन है वर्टिकल नज़र आ रही है और O3 भी थोड़ा सा टिल्ट पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एक ख़ास तरीके से एक अलग पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब इनकी जो कोलिजन है वो अफेक्टिव होती है। इसका ये मतलब है कि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को किसी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है और एक्टिवेट होने की वजह से इनकी तरतीब बेहतर हो गई है, ये प्रिसाइज ओरिएंटेशन में आ गए हैं। और जब इनकी ओरिएंटेशन सही हो गई तो इनकी जो कोलिजन है वो अफेक्टिवली होना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई हैं। NO2 का मालिक्यूल बना है और O2 ऑक्सीजन का मालिक्यूल, जो पहले O3 था वो O2 की फॉर्म में नज़र आ रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट्स बन गई हैं। तो प्रोडक्ट्स का बनना ये रिलेटेड है अफेक्टिव कोलिजन के साथ। और अफेक्टिव कोलिजन्स कब होंगी? जब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रिसाइज ओरिएंटेशन में होंगे, सही तरतीब में होंगे। और सही तरतीब में आने का मतलब ये है कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को किसी तरीके से लो कर दिया गया है। या तो एनर्जी प्रोवाइड कर दो या तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दो। अब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने की जिम्मेदारी होती है एंजाइम्स की। यहाँ पर मैंने इन पॉइंट्स को जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था उसको मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, चेक कीजिएगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन, यानी कि तरतीब में लाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बहुत एनर्जी चाहिए। ये मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये कौन देगा इतनी एनर्जी? कहाँ से मिलेगी इतनी एनर्जी? तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही तरतीब में नहीं आ पाते, उनकी कोलिजन्स इनइफेक्टिव रहती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो रहेगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है रिएक्शन स्लो, कीप इन माइंड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन स्लो। इसके बरक्स अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अब ये जो पिछली मैंने आपको स्लाइड दिखाई इस पे आप लिख सकते हैं कि एंजाइम्स के बगैर, कैटलिस्ट के बगैर जो रिएक्शंस होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। बगैर एंजाइम के, बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शंस की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहती है। तो इसका मतलब मुश्किल है उनका प्रोसीड करना, स्लोली वो प्रोसीड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एंजाइम या कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की जिम्मेदारी है। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, थोड़ा सा इन लफ्ज़ों को समझिएगा। एंजाइम्स कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। एंजाइम्स ने क्या करना है? एंजाइम्स ने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सही तरतीब में लाना है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाएगी, क्योंकि जो काम एनर्जी प्रोवाइड करके उनको तरतीब में लाने का किया जा सकता है वो एंजाइम्स ने खुद ही कर दिया। एंजाइम सिर्फ इतना करते हैं, दे ब्रिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन, सही तरतीब में ले आते हैं, जिसका मतलब इन्होंने जो मेहनत एनर्जी ने करनी थी वो मेहनत एंजाइम ने कर ली। अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो चुकी है। थोड़ी एनर्जी हासिल करना एनवायरनमेंट से आसान होता है, कोलिजन आसानी से अफेक्टिवली होना शुरू हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा तेज़ी के साथ। तो एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन। अब हम आते हैं अपने MCQs के ऑप्शंस की तरफ। जी, पहली स्टेटमेंट कह रही है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है, यही काम करते हैं एंजाइम्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू परफेक्ट ओरिएंटेशन। और दूसरा ऑप्शन है हायर एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प्स द मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद ग्रेटर रेट, गलत। जब एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो फिर मॉलिक्यूल सही तरीके से कोलाइड नहीं कर पाते, तरतीब उनकी अच्छी नहीं है, तो वो रिएक्शन स्लो चल रहा होगा, ग्रेटर रेट के साथ नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू,
बट 2 इज़ फॉल्स, बिल्कुल सही, यही बात हम भी कह रहे हैं। स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू बट 1 इज़ फॉल्स, नहीं। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, नहीं। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, नहीं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा है वो फिट बैठ रहा है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।